अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुश आमदेद। काबीना में उखाड़ पिछाड़ के अमल ने काबीना डिवीजन की नाअहली का भांडा भी फोड़ दिया। वजीरों और मुशीरों की नई फहरिस्त में असद उमर और वजीर सेहत आमिर कयानी बदस्तूर अपने ओहदे पर बराजमान हैं। अब्दुल हफीज शेख की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी न हो सका। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। काबीना डिवीजन की तरफ से जारी वजीरों, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी की नई फहरिस्त ने कई सवाल उठा दिए। फहरिस्त में असद उमर और आमिर कयानी के नाम बदस्तूर बतौर वजीर शामिल। असद उमर का कलमदान खजाना और आमिर कयानी का कौमी सेहत ही लिखा है। नए मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की तैनाती का नोटिफिकेशन भी ताहाल जारी न हो सका। नई फहरिस्त में फवाद चौधरी का कलमदान तब्दील कर दिया गया। फहरिस्त के मुताबिक अब विफाकी वज़रा की तादाद 25, वज़रा मुमलिकत की 5 और मुआवनीन खुसूसी की तादाद 13 है। वज़ीर आज़म के 4 मुशीर भी फहरिस्त में शामिल हैं। यूं अब काबीना के अरकान की मजमूई तादाद 47 हो गई है। दूसरी जानिब असद उमर ने अपना इस्तीफा तो वज़ीर आज़म को भिजवा दिया, लेकिन अभी तक वो मिनिस्टर एनक्लेव में सरकारी रिहाइश गाह में मुकीम हैं। कैबिनेट डिवीजन की नई फहरिस्त में स्टाफ की गलती हो सकती है। वजीर आज़म की मुआविन बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कैबिनेट डिवीजन की लिस्ट को गलती करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, हमें देखना होगा कि कौन इस तरह की गलतियां कर रहा है। इमरान खान ने काबीना में जो तब्दीलियां की, इन्हीं पर अमल दरामद होगा। कैबिनेट डिवीजन के अंदर बैठे हमारा जो इस किस्म का नॉन प्रोफेशनल स्टाफ अगर इस किस्म के ब्लंडर्स करेगा तो वो हम सब के लिए पूरी गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्री है। तो हमें ये सोचना है कि वहाँ पे कौन लोग हैं, और अगर किसी ने इंटेंशनल ऐसा किया है तो यकीनन उसको फिर अपने अमल की वजाहत देनी है। तो उनको कहा है कि रीचेक करें, इसको वेरीफाई करें, कोई टेक्निकल मिस्टेक या स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी मिस्टेक ना हुई हो, और ही इज डिनाइंग, इसको एड्रेस कर लिया जाएगा। और वो जो कल पीएम साहब की तरफ से ओवरऑल जो रीशफलिंग हुई वो उसी तरह से इंटैक्ट है। काबीना डिवीजन की लिस्ट के मुताबिक आमिर कयानी बदस्तूर अपने ओहदे पर बराजमान है, मगर आमिर कयानी काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन से लाइल्म निकले। समा से गुफ्तगू में कहा, मुमकिन है फहरिस्त में कोई कमी बेशी रह गई हो। नहीं है, मुझे अभी तक नहीं आइडिया। आप बता रहे हैं, आपकी से मुझे आइडिया हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आई डोंट नो, मुझे अभी तक नहीं पता इस चीज का। यकीन कीजिएगा हो तो मैं, मुझे गलत बयानी आपसे करने की क्या जरूरत है, मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि हम खुद भी देख और सुन रहे हैं। आई डोंट नो सीरियसली, मुझे ना मैंने देखा है और ना मुझे उसका आइडिया है। वो मुमकिन है कोई कमी पेशी रह गई हो, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक कहते हैं कि काबीना में रद्दोबदल जमहूरियत का हिस्सा है। उम्मीद है फवाद चौधरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महकमे में अच्छा काम करेंगे। पीटीवी का एमडी कौन होगा, हतमी फैसला काबीना करेगी। जो रद्दोबदल हुआ है ये वज़ीर आज़म का इख्तियार भी था, और जहां उन्होंने महसूस किया कि किसी तब्दीली की जरूरत है, उन्होंने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, मुझे यकीन है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बड़ा अच्छा मंसूबा लेके आएंगे कि आइंदा 5 साल में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में जिस स्टेज पर है उससे कहीं ज्यादा तरक्की कर सके। पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक इश्तिहार दिया गया था, आजकल उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं और होते रहेंगे। आखिर में जो 3 लोग होंगे काबीना के सामने रखे जाएंगे और फिर काबीना फैसला करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल कहती हैं, हम सब वज़ीर आज़म के फैसलों पर मुत्तफ़िक़ हैं। वो कहेंगे तो हम मारगला की पहाड़ियों की सफाई भी करेंगे। कलमदान ले लें या दे दें, हम वज़ीर आज़म के साथ हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो काबीना में वो आई है, चेंज आई है, एक बात याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर या किसी भी जो ग्रुप लीडर होता है, मुल्क को चलाने वाला एक कैप्टन, उसको पता होता है कि मैंने अपनी टीम को किस टाइम पे रीशफल करना है, शफल करना है, किसको मैंने फ्रंट पे भेजना है, किसको मैंने बैक पे भेजना है। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होता है और ये प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना होता है। व्हाट एवर ही डिसाइड्स, मैं उनके साथ फुली ऑन बोर्ड हूँ। जहाँ तक मेरी मिनिस्ट्री की बात या किसी की भी मिनिस्ट्री की बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे ना
کہ آپ نے جا کے صرف مرگلہ ہلز کی صفائی کرنی ہے تو میں صفائی اس کی کروں گی. پرائم منسٹر عمران خان جس کو جدھر چاہیں جدھر شفل کریں, ری شفل کریں, پورٹ فولیو واپس لے لیں, پورٹ فولیو دوبارہ دے دیں, دیٹ از پرائم منسٹر پروگیٹو. لوگوں کا اس بات کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ ملک کو کرائسس میں سے جو پچھلی حکومتوں نے دیا ہے صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان ہی نکال سکتا ہے. دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد کہتے ہیں اسد عمر کا جانا اصل میں عمران خان کے فلسفے کی ناکامی ہے. اسد عمر پر ہی انحصار کر کے وزیر اعظم ملک کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے دعوے کر رہے تھے. بتایا یہ جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی کیونکہ اکنامک پالیسی ایسی ہوگی جو ملک میں ٹرن اراؤنڈ کر دے گی اور وہ گیم چینجر ہوگی. سو یہ ٹرن اراؤنڈ جو تھا یہ بیسکلی سارا ڈیپینڈنٹ تھا اسد عمر کے اوپر. یہ پری الیکشنز بھی کہا گیا اور یہ پوسٹ الیکشنز بھی کہا گیا. ان کا نکالا جانا بیسکلی عمران خان کی ساری فلسفی کا اٹ سیلف فیلئر ہے. یہ کیپٹن کی اور یہ کرکٹ کی اور کھیل کے میدان کی جو ایگزامپلز ہیں یہ بیسکلی یہ گورننس کی ضد ہیں یہ مثالیں. اور ابھی جو چوائسز کی گئی ہیں وہ ورسٹ چوائسز ہیں. پنجاب کابینہ میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہہ دیا کہ فی الحال پنجاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وزیروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. گجرات میں تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پنجاب میں فی الحال کوئی ایسی بات ابھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بڑی واضح چیز کی ہوئی ہے کہ ایک پرفارمنس بیس ہے, ہر منسٹری کا جائزہ لیا جائے گا. اس میں کوئی کسی کی کوئی یہ نہیں کہ کوئی اچھا کوئی کس کا تعلق کیا ہے یا کس سے تعلق ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ ایک فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. یہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا حق ہے کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنا چاہے کر کے, لیکن فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسد عمر نے بطور وزیر خزانہ استعفے پر دستخط کر کے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم نے عوام کو سنہری خواب دکھائے ہیں. سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ بولے عمران خان اپنی ناکامی کو مان کر استعفیٰ دے دیں تو ان کا نام ہو جائے گا. جو ہمارے ٹکڑے گرے وہ پی ٹی آئی نے اٹھائے. اسد عمر کی استعفیٰ ہے, چینج تو نظر آ رہی تھی ان کی ناکامی کے اوپر ناکامی, ناکامی کے اوپر ناکامی. فواد کا چل رہا تھا, ایک ایم ڈی کا مسئلہ تھا, پی ٹی وی کے ایم ڈی کا مسئلہ تھا, دو گروپوں کی جنگ. فواد کو خود اپنا پتہ نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں, ڈس انفارمیشن کو بیچارہ پھیلاتا تھا مگر اپنی انفارمیشن نہیں تھی. یہ پی ٹی آئی جو ہے ایک ایسی پارٹی ہے جس کو لایا گیا ہے بہتر فیس کے لیے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی انفارچونیٹلی کوئی یہاں پہ ماشاء اللہ ہے. عمران خان نے کوئی لائن ڈرا نہیں کی ہے. جب وہ آئے تو آ کے رونا شروع کیا کہ کچھ نہیں ہے. ان کے آنے کے بعد ڈاؤن شروع ہوا ہے. وہ اپنی ناکامی کو مان لے کہ اگر اس میں کہے کہ بھائی میں فیلیور ہو گیا ہوں, وزیر اعظم بن گیا مگر میں ڈیلیور نہ کر سکا ہوں, میں لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بنتا, میں خدا حافظ کر رہا ہوں, تو اس کا نام ہو جائے گا. آپ کو لیے چلتے ہیں اورکزئی ایجنسی, جہاں جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور اب سے چند لمحوں بعد ہی وہ یہاں پر عوام سے کریں گے خطاب. ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی جو یہاں پر موجود ہے وزیر اعظم کا خطاب سننے کے لیے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اہم خطاب ہے. آپ کو جلسہ گاہ کے مناظر بھی سما دکھا رہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف کارکنان ہیں, پارٹی کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں, بلکہ عام عوام بھی ہے جو عمران خان کو سننے کے لیے یہاں پر موجود ہے. تو اورکزئی ایجنسی میں خطاب کرنا ہے آج وزیر اعظم عمران خان کو. جلسہ گاہ عمران خان پہنچ چکے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد ان کا خطاب ہونا ہے. اورکزئی ایجنسی کے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر کن کن چیزوں کا اعلان کرتے ہیں اورکزئی ایجنسی کے لوگوں کے لیے, چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف قبائلی علاقہ جات کا بھی وزیر اعظم نے دورہ کیا تھا اور وہاں پر بھی انہوں نے مختلف پیکیجز کا اعلان کیا تھا, اور آج بھی یقیناً یہاں پر اورکزئی ایجنسی کے لیے بھی وہ کچھ اعلانات کریں گے. اسی وجہ سے بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہیں اور ان کو انتظار ہے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا. تو اب سے کچھ دیر بعد ہی وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے. جلسہ گاہ میں وہ پہنچ چکے ہیں. جی بالکل, مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. عوام کا جمع غفیر اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہے اور پارٹی پرچم لہرا رہا ہے.
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे असद उमर का इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गया, जिसकी मंजूरी पर नाम वज़रा की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, असद उमर का इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो गया है और जैसे ही ये मंजूर होता है इस पर उनका नाम वज़रा की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान खान, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये एक अवाम पैदा हुआ था जो कि कैबिनेट डिवीजन की जानिब से वज़रा की फहरिस्त जारी की गई थी। उसमें जो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर है उनका पोर्टफोलियो जो है बरकरार रखा गया था। अब जो हमारी बात हुई है कैबिनेट डिवीजन में, तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि चूंकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है और असद उमर ने अपना इस्तीफा जो है वो तहरीरी तौर पर वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। वज़ीर आज़म जैसे ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लेंगे, बाकायदा तौर पर कैबिनेट डिवीजन को उस इस्तीफे के हवाले से आगाह किया जाएगा और फिर जो है वो फहरिस्त अपडेट करने के बाद असद उमर का नाम निकाल कर उनकी जगह जो भी नई शख्सियत आएंगी उनका नाम जो है वो उस फहरिस्त में डाल दिया जाएगा और नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आज जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें जो कलमदान तब्दील हुए हैं उनके नाम जो है वो चेंज कर दिए गए, रद्द बदल हो गया, लेकिन असद उमर का नाम जो है वो अभी तक तब्दील नहीं किया गया और इम्कान है कि वज़ीर आज़म जब पेशावर से वापस आएंगे उसके बाद इनका इस्तीफा मंजूर करने के बाद बाकायदा तौर पर नया नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में वज़राए आज़म की तब्दीली पर तो बहुत शोर होता है, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना की असल में कांटों की सीट है जिस पर कोई भी ज्यादा वक्त नहीं टिकता। खजाने की वजारत को संभालना आसान नहीं। पाकिस्तान में ये कुर्सी हॉट सीट है जिस पर बैठने वाले जल्द ही या तो उठ जाते हैं या फिर उठा दिए जाते हैं। 10 साल में 9 वज़राए खजाना तब्दील हुए। 7 साल तक तो इसहाक डार और हफीज शेख ने ये कुर्सी संभाले रखी। सिर्फ 3 साल में 7 वज़राए खजाना आए और चले गए। कोई भी ज्यादा वक्त तक हॉट सीट पर नहीं बैठ सका। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 5 वज़राए खजाना रहे। पहले वजीर खजाना इसहाक डार ही थे जिन्होंने 1 माह बाद इस्तीफा दिया। उनके बाद नवीद कमर 5 माह, शौकत तरीन 1 साल 4 माह, हफीज शेख 3 साल और सलीम मांडवी वाला 4 माह तक वजीर खजाना रहे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इसहाक डार 4 साल और मिफ्ता इस्माइल तकरीबन 1 माह वजीर खजाना रहे। शमशाद अख्तर निगरान हुकूमत में तकरीबन 2 माह और तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना असद उमर सिर्फ 8 महीने ही हॉट सीट को बर्दाश्त कर सके। तो वालदैन को बड़ा रिलीफ मिल गया है। महकमा तालीम सिंध ने अहम फैसला कर लिया है। सिंध के निजी स्कूल यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और कॉपियां अब फरोख्त नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे फैसल खान से। जी फैसल खान, बताएगा, बड़ा फैसला आया है। देखिए, महकमा तालीम को शिकायत मिल रही थी स्कूलों की जानिब से। वालदैन शिकायत कर रहे थे कि स्कूल इंतजामिया मनमानी करती है और कॉपियां, स्टेशनरी इसके लिए पाबंद करती है वालदैन को कि वो वहीं से खरीदें और महंगे दामों फरोख्त करती है। इसके लिए गुज़िश्ता साल नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब दोबारा से इस पर कार्रवाई की गई है और बाकायदा इसके लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और ये स्कूल मालकान को हिदायत दी है कि अगर किसी ने ओपन मार्केट से ज्यादा पैसों पे किसी को फरोख्त करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जबकि वालदैन को किसी किस्म का कोई पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो स्कूल से ही स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और किताबें खरीदें। अच्छा फैसल, बदकिस्मती से नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया जाता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कराया जाता। जिस तरह से आप बता रहे थे कि पिछले साल भी ये इस तरह की कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इस दफ़ा सिंध हुकूमत कितनी पुराज़म है कि वो इस नोटिफिकेशन के ऊपर, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा लेगी? वालदैन को सही मानों में रिलीफ मिल पाएगा? फवाद, ये नोटिफिकेशन तो निकाला गया और उसके साथ टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जिन टीमों का काम है कि वो इसकी इंस्पेक्शन करेंगी जहां पर शिकायत आएगी और जो है अचानक किसी भी स्कूल में के वालदैन से बात भी करेगी। अगर इस पर कोई जो है शिकायत मिलती है तो इनका कहना है कि फौरी कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए कोई फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो इस किस्म की हरकत करते हैं कि महंगे दामों में चीजें फरोख्त करते हैं और या फिर वालदैन को पाबंद करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। 3 तामीराती कंपनी से 1-1 करोड़ की गारंटी तलब कर ली है। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, ठेकेदार काम नहीं करते तो उठाकर जेल में डाल दें। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट केस की समाअत, मंसूबे में ताखीर क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर फजल हलीम पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की वजह से काम ताखीर का शिकार हुआ, वो तामीराती कंपनियों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते तो उठाकर जेल में फेंक दें। अदालत ने तीनों तामीराती कंपनियों से 1 अरब रुपए की गारंटी मांग ली, करार दिया कि 20 मई तक काम मुकम्मल न हुआ तो गारंटी जब्त कर ली जाएगी। वकील तामीराती कंपनी नईम बुखारी ने कहा कि 2 अरब की गारंटी पहले दे चुके हैं, 1.5 अरब के वाजबात बाकी हैं, 1 अरब रुपए की गारंटी नहीं दे सकते, आप मेरे मौक्कल को जेल भेज दें। अदालत ने तीनों तामीराती कंपनियों को 1-1 करोड़ की गारंटी जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया, मंसूबे पर तामीराती काम की क्वालिटी चेक करने का कोई मैकेनिज्म है या नहीं, ऐसा न हो कि प्रोजेक्ट धड़ाम से नीचे आ गिरे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि हमारे कंसल्टेंट तामीराती काम की निगरानी कर रहे हैं। अदालत ने जस्टिस रिटायर्ड जमशेद और जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर में से किसी एक को टेक्निकल कमेटी का सरबराह बनाने की हिदायत करते हुए समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वेलकम बैक। आपको बराह रास्त से चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान प्रेस क्लब में खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो मुमकिन हो सका उसमें आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। अब आपने जनाब सदर प्रेस क्लब मुल्तान शकील अंजुम साहब ने भी फरमाया और आपने भी जिक्र किया, स्टेट सेक्रेटरी ने भी जिक्र किया कि हमारे बहुत से कैमरामैन और सहाफ़ी इस वक्त दबाव का शिकार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान प्रेस क्लब में खिताब कर रहे हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लग जाने से नन्हे एहसन की मौत। SSP पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि जाए वक़ुआ से सिर्फ 1 खौल मिल सका है। चारों अहलकारों के हथियार और खौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए। रिपोर्ट का इंतजार है। साउद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। 2 रोज कबल सफूरा चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 19 माह का एहसन जान से गया। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन पुलिस अब तक तहकीकात ही कर रही है। SSP पीर मोहम्मद शाह कहते हैं, जाए वक़ुआ से सिर्फ 1 ही खोल मिल सका। अहलकारों के असलहे और मिलने वाले खोल की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। एक एमटी मिली है, वो अभी तक मैच नहीं हुई है। सिस्टम जो था हमारा फोरेंसिक्स का, उसके हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन सम टाइम हमें पता लग जाएगा कि आया ये खौल जो है वो किसी पुलिस एहलकार के पिस्टल से फायर हुआ है या कहीं और की ये गोली है। गुज़िश्ता रोज SSP पीर मोहम्मद शाह ने अपनी टीम के साथ जाए वक़ुआ का दौरा भी किया, तो एहसन के वालिद अपने ऊपर जो क़यामत टूटी वो बताते हुए ज़ारो कतार रोते रहे। एहसन के दादा ने कहा, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा तो गया, जो अल्लाह की मर्जी थी, हम क्या कर सकते हैं, वापस नहीं आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आगे किसी के साथ भाई के साथ ये मामला ज़्यादा नहीं हो। तहकीकाती टीम ने जाए वक़ुआ के अतराफ में लगे CCTV कैमरों का भी जायजा लिया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। उधर एबटाबाद के सरकारी स्कूल में बच्ची पर तशद्दुद करने वाली टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। मुतासरा बच्ची के वालिद ने कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है। सूबाई मुशीर तालीम ने नोटिस ले लिया है। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। आतिफ क़य्यूम की रिपोर्ट। मासूम तलबा से मुजरिमाना सलूक। एबटाबाद के इलाके करीमपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में पहली जमात की तालिबा पर उस्तानी का तशद्दुद। अजवा को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए क्लास तक ले जाने लगी। मासूम बच्ची रोती रही, लेकिन कोई मदद को ना आया। वालिद ने टीचर के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। सब दे बच्चे बराबर होते हैं। इन्होंने ज़ालिमां जिहड़ा इत्थे इन्हां दा हक नहीं इन्हां कुर्सियां ते बैठने दा। ये बहुत इन्हां ज़्यादती कीती है। इस तरह किसी दे बच्चे नाल भी होवे, सब बच्चों वाले ते मां चाहिए इसका इंसाफ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सूबाई मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश ने भी नोटिस लिया। उस्तानी को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वहाँ की हेड हैं जिनका नाम नाहिद है, जो कि इस वाक़या में मुलव्वस है, उनको हमने सस्पेंड कर दिया और बाकी जो स्टाफ है उनको इंशाल्लाह हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शहरियों का कहना है तालीमी इदारों में तलबा पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर सवालिया निशान हैं।
तेज रफ्तारी ने कई खानदान उजाड़ डाले। बदीन के करीब मोर्चर के मुकाम पर मुसाफिर बस का टायर रॉड टूट गया। खवातीन और बच्चों समेत 8 मुसाफिर जान से गए, 33 जख्मी हुए। सलमान मेंधरों की रिपोर्ट देखिए। बदीन में अफसोसनाक हादसा, मिट्टी से कराची आने वाली बस टायर रॉड टूटने के बायस उलट गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब हमारी टीम पहुंची तो एट ए टाइम हमने वहां पे जो है 7 डेड बॉडीज़ और करीबन कोई 44 के करीब जख्मियों को जो है वो सिविल हॉस्पिटल बदीन में शिफ्ट किया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। एक कोस्टर जो इस्लाम कोर्ट से कराची के लिए जा रही थी वो गलती हो गई ओवर स्पीडिंग की वजह से, और 47 जो है इंजरीज़ हैं और 8 कंफर्म डेथ अभी हमारे पास रिपोर्ट है। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस हैदराबाद रेफर कर दिया गया। सुलेमान मेंद्रो, समा, बदीन। मकरान कोस्टल हाईवे पर शहीद होने वाले पाक बहरिया के 3 एहलकारों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई है। शहीद एहलकारों को फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बलूचिस्तान में जिन शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया उनमें पाक बहरिया के अहलकार भी शामिल थे। 2 साल पहले पाकिस्तान नेवी में भर्ती होने वाले जैनुल आबदीन का जसद खाकी आबाई इलाके रिनाला खुर्द लाया गया। नेवी के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जैनुल आबदीन को तारे शाह कब्रिस्तान में आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया। पाकिस्तान नेवी में 5 साल से खिदमत अंजाम देने वाले हारून मसीही का जसद खाकी सियालकोट लाया गया। आखिरी रसूमात में अजीज़ो अकारिब के साथ शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। हवालदार अली असगर 10 साल से पाक नेवी में खिदमत अंजाम दे रहे थे। शहीद की नमाज जनाजा लिया के फतेहपुर ग्राउंड में अदा की गई। राजनपुर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कोहे सुलेमान पर बारिशों से तबाही मच गई। रोदकोही के सैलाबी रेलों ने 40 से ज़ायद देहात को डुबो दिया। हजारों एकड़ पर गंदम की तैयार फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए, जबकि कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। बस्ती लाशारी से मुतासिरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। हमारी टीमें फौरन यहाँ पे पहुँची हैं, लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं, और ये हमारा अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस पूरे इलाके में एक फ़र्द भी फंसा हुआ नहीं है और उसको ज़रूरत है कि मुझे यहाँ से निकाल के महफूज मकाम तक पहुँचाया जाए। मैसूर मुतासिरीन इमदाद ना मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। कोई इंतजामिया वाला इधर कोई नहीं आया, अगर आया तो जस्ट वो सेल्फी बना के चले गए हैं। दूसरी जानिब लिया में बेट गेजी के मकाम पर दरियाए सिंध में होने वाले कटाव का मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध ने वालिदैन समेत पूरे मुआशरे को नकल में मुलविस करार दे दिया। सरदार शाह का समा के नुमाइंदे संजय साधवानी को इंटरव्यू में कहना था कि थर्ड पार्टी के ज़रिए इम्तहानात करवाने चाहिए। नकल करके पास होने वाला बच्चा किसी काम का नहीं होता। पूरा समाज है, देखिए पेरेंट्स भी इसमें खुश हैं, पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, मगर पेरेंट्स ना चाहें तो बच्चा कॉपी नहीं करेगा। कंप्लीट ख़त्म होने का या रुकने का तो मैं दावा नहीं कर रहा, मगर इतना है कि बहुत कंट्रोल हुआ है। 100 से करीब जो है वो हमने अभी तक मुअत्तल हो चुके हैं। अफसरान जो है, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स, पुलिस का कॉपरेशन नहीं मिला। इस हवाले से हमने कहा कि भाई हमें कम से कम वॉक थ्रू गेट हो या जैमर्स हमें मिल जाए तो हम वहाँ पे लगाएं कि मोबाइल को हम रोक सकें। सीएम साहब बड़े कंसर्न है इस हवाले से कि बोर्ड्स को रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड्स की होती है, एग्जामिनेशन बोर्ड्स की। ये बोर्ड्स में बाद में पैसों पे जो डिग्रियाँ बिकती हैं या मार्क्स बढ़ाई जाती हैं, जो इस किस्म की चीज़ें मीडिया में आती हैं, इसको रोकने के लिए यही तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करें। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोर्ड को खुद जाके कहते हैं कि हमारे बच्चों सबको पास करना है, वो इतना % दिलवाना है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन इसलिए तैनात किए जाते हैं वहाँ पे कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाएं। मलबा तो आप पर मैं तो हम खुद पढ़ा हूँ ना इस काम में। थर्ड पार्टी असेसमेंट होनी चाहिए। OMR को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने रिकमेंड किया है कि ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन दुनिया में होता है, मशीन रीडेबल है। बच्चा जो कॉपी करके चीटिंग करके जितनी मार्क्स उठा के आता है वो बच्चा किसी काम का नहीं है। दहशत गर्दी का खतरा। पेशावर पुलिस ने किरायादार फॉर्म के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायतनामे में क्या शराइत रखी गई हैं, जानते हैं सजाद हैदर की इस रिपोर्ट में।
پشاور حیات آباد میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے بعد پولیس نے ضلع بھر میں کرایہ داروں کی دوبارہ اسکروٹنی کا فیصلہ کر لیا۔ ایس ایس پی آپریشن کی جانب سے تمام ایس پیز اور ڈی ایس پیز کو ہدایت نامہ جاری۔ کرایہ داروں کے اصل شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ ضامن کے کوائف کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ جو بھی ٹیننٹ آئے گا وہ خود پرسنلی ادھر موجود ہوگا، اس کا شناختی کارڈ ٹیلی کیا جائے گا، اس کے بعد ٹی آئی اے فارم ایکسیپٹ کی جائے گی۔ ہدایت نامے میں عرصے دراز سے بند مکانات، فلور ملز، اسکول اور اسپتالوں کی سیکیورٹی کلیئرنس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سجاد حیدر، سما، پشاور۔ اہم خبر کہ عمران خان نے اسد عمر اور عامر کیانی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ جی بالکل، عمران خان نے اسد عمر اور عامر کیانی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عباس شبیر سے۔ جی عباس شبیر، بتائیے گا۔ جی بالکل، اسد عمر اور عامر کیانی کا استعفیٰ وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسد عمر اور عامر کیانی کے ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دی ہیں۔ یہ ایک پروسیجر ہے کہ یہ سمری پہلے صدر مملکت کے پاس جائے گی، وہاں سے کابینہ ڈویژن کو بھجوائی جائے گی، جس کے بعد باقاعدہ طور پر کابینہ ڈویژن نئی فہرست جاری کرے گا۔ صبح جو فہرست جاری کی گئی تھی اس میں اسد عمر اور عامر کیانی کا نام موجود تھا، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان نے وزراء کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری منظور کر کے کابینہ ڈویژن کو ارسال کر دی ہے اور ان کو دونوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اور کابینہ کا نوٹیفیکیشن، کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن کب تک ہو سکتا ہے عباس؟ کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن کچھ ہی دیر بعد جاری کر دیا جائے گا۔ ایک پروسیجر ہوتا ہے، فائل پر دستخط ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ پریزیڈنسی یہ فائل جاتی ہے اور اس کے بعد ادھر سے کیبنٹ ڈویژن ایک کاپی اس کی پرائم منسٹر ہاؤس سے کیبنٹ ڈویژن جاتی ہے اور دوسری صدر ہاؤس سے۔ تو جو ہی صدر ہاؤس سے سمری کابینہ ڈویژن جائے گی، کابینہ نئی فہرست جاری کرے گا اور یہ بتایا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس ذرائع کی طرف سے کہ اسد عمر اور عامر کیانی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے جو سمری تھی اس پر وزیر اعظم عمران خان پشاور جانے سے پہلے دستخط کر چکے ہیں اور اب جو نئی کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، نئی فہرست جاری ہوگی، ان میں دونوں کا نام نہیں شامل کیا جائے گا۔ اچھا عباس شبیر، ایک صوبائی فہرست جاری کی گئی تھی جس میں ابھی تک براجمان تھے یہ وزارت پہ، تو اب دستخط کر دیے گئے ہیں؟ بالکل، اب وزیر اعظم نے دستخط کر دیے ہیں دونوں وزراء کے استعفوں پر، اور جو سمری وزیر اعظم کے فائل جاتی ہے اس پر ان کو دستخط کر دیے گئے ہیں اور یہ سمری جو ہے کابینہ ڈویژن کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھجوا دی گئی ہے۔ اب کابینہ ڈویژن جس طرح ایک اپ ڈیٹڈ لسٹ وزراء کی اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی جاری کرتا ہے، اب ایک نئی لسٹ کابینہ ڈویژن بنائے گا جس پر اسد عمر اور عامر کیانی کا نام۔ اچھا عباس شبیر، یہ بتائے گا حفیظ شیخ کے بارے میں کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ حفیظ شیخ جو ہے وہ دبئی میں ہیں، امریکہ میں تھے مقیم اور وہ اب دبئی پہنچ گئے ہیں۔ دبئی سے جو ہی وہ پاکستان پہنچیں گے تو پہلی فرصت میں عمران خان سے ان کی ملاقات ہوگی اور جس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ معاشی پالیسی مرتب کرنے کے لیے کس طریقے سے آئندہ کا لائحہ عمل بنایا جائے۔ عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوگی، آئی ایم ایف کے معاملات ہیں، بجٹ آنے والا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ عمران خان اور حفیظ شیخ کے درمیان طے ہوں گے، جس کے بعد حفیظ شیخ باقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کریں گے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جلد جاری کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عباس شبیر، ساتھ ہی رہیے گا۔ اہم خبر کہ اسد عمر اور عامر کیانی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے۔ کابینہ ڈویژن کی فہرست میں دونوں کا نام صبح موجود تھا۔ دستخط کے بعد سمری کابینہ ڈویژن کو بھجوا دی گئی ہے۔ سمری ملنے کے بعد کابینہ ڈویژن نئی فہرست جاری کرے گی۔ پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو سیشن جج کے بجائے ایس پی سے رجوع کرنے کا معاملہ۔ چیف جسٹس نے دوبارہ جائزہ لینے کے لیے جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس 24 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ وکلاء نے 25 اپریل کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے نئے طریقہ کار کا تنازع، وکلاء برادری مہینے بھر سے سراپا احتجاج۔ 25 اپریل کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے۔ معاملے پر غور کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا نے 24 اپریل کو جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وکلاء کا احتجاج مقدمہ درج نہ ہونے کی صورت میں براہ راست سیشن ججز سے رجوع کرنے پر پابندی کے خلاف ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پہلے ایس پی شکایات سیل سے رجوع کرنے کی پابندی کو آپشنل قرار دیا جائے، جبکہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان وکلاء کے تحفظات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔
कमीशन का मौक़िफ़ है कि इंदराज मुकदमा के लिए पहले SSP या DPO और जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त दी जाती थी। अब SP शिकायत से रजू करना होगा और दाद रसी न होने पर अदालत से रजू किया जा सकता है। इस तनाज़े और तजावीज़ का जायजा लेने के लिए 24 अप्रैल के इजलास में वफाकी शरई अदालत और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी शरीक होंगे।